स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम स्टूडियो में नहीं है बल्कि स्टूडियो से निकलकर अभी हम लॉन्ग माउंटेन में आए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर गांव है, हरियाली बहुत है। और यहाँ पे आपको बता दें कि मॉरिशस में हिंदी को बढ़ावा, हिंदी के विकास में एक संस्था काम करती थी, अभी तक काम कर रहे हैं। उनका नाम है हिंदी प्रचारणी सभा और कह सकते हैं कि मॉरिशस का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय, जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए काम किया, लोगों को प्रोत्साहित किया हिंदी सीखने के लिए, संस्कृति सीखने के लिए। और यहाँ पे एक त्रैमासिक हिंदी पत्रिका निकलती है, उसका नाम है पंकज हिंदी पत्रिका। तो आइए आज का कार्यक्रम खास तौर पे पंकज हिंदी पत्रिका प्रकाशित हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा, इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ। नमस्ते बहन जी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पे मॉरिशस से हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हिंदी भवन, इसको हम हिंदी प्रचारणी सभा भी कहते हैं, अथाह प्रयास करते हैं और कार्यरत है, अनेक काम करते हैं। और हमारे साथ है बहन जी रामरूप, जो हिंदी प्रचारणी सभा की प्रधाना है। बहन जी बहुत धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया आपके इस भवन में। नमस्कार हितेश जी। हाँ, ये स्वागत करना तो अतिथि स्वागत हमारा धर्म है ना। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप लोगों के काम के बारे में हम जानना चाहेंगे। हिंदी को बढ़ावा देने के, हिंदी के विकास में आप लोगों किस तरह से कार्यरत है? हाँ देखिए, हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना ही हुई है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तथा हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए। यह हमारी हिंदी प्रचारिणी सभा जो है, इसके 100 साल पूरे हो गए। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 2023 में इसके 100 साल पूरे हो गए। तब से इसने एक वाक्य अपनाया हुआ है, भाषा गई तो संस्कृति गई। यानी कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी भाषा जीवित रहे, जिसके आधार पर हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं हिंदी प्रचारणी सभा में। देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं, पूर्व प्राथमिक से लेकर के उत्तमा तृतीय खंड तक, और सभी कक्षाओं के निरीक्षण, परीक्षण, सर्टिफिकेशन सब हम करते हैं। और ये जो माध्यमिक परीक्षाएं होती हैं, परिचय से उत्तमा तक, वो हम करवाते हैं भारत के हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। और एक बात बता दूं आपको, ये जो उत्तमा तृतीय खंड है, इसको हमारी सरकार ने एक डिप्लोमा इन हिंदी की मान्यता दी हुई है। यानी कि जो बच्चे उत्तमा तृतीय खंड पूरा कर लेते हैं, अगर वो एक डिग्री करना चाहेंगे तो उनको 3 वर्षों की पढ़ाई के केवल 2 वर्षों में उनका डिग्री कोर्स पूरा हो जाता है। और अन्य गतिविधियां करते हैं हम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, फिर वाचन प्रतियोगिता, ताकि बच्चों के कौशल जो है वे उभरें। सारे श्रवण, पठन, वाचन और लेखन कौशल को उभारने के लिए हम ये सब प्रतियोगिताएं चलाते हैं। और साहित्यकारों को, या तो स्थानीय या विदेशी साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ भी आयोजित करते हैं, और उनके लिए भी एक प्रतियोगिता ही की तरह वो होते हैं। वो हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए।
बहुत धन्यवाद बहन जी। आप लोगों को एक बात बता दें कि बहन जी ने के बात बहुत ही सही कही है कि भाषा गई तो संस्कृति गई। मान लीजिए यहाँ का मोटो बन गए, बस आदर्श वाक्य यही है। भाषा गई तो संस्कृति गई। ये बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि भाषा के साथ साथ उसकी संस्कृति भी चलती है। आप किसी भी भाषा को आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस भाषा की संस्कृति भी साथ साथ चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भारतीय संस्कृति जीवित रहेंगे तो भाषा ज़रूरी है, और वही भारतीय भाषा। उनमें से अगर आप हिंदी का चयन कर रहे हैं तो हिंदी भाषा को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपने कहा कि अनेक गतिविधियां चलती है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उनमें से प्रकाशन के रूप में क्या क्या है हम जानना चाहेंगे। जी, प्रकाशन के रूप में सबसे पहली बात तो यह है, हम अपनी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। पहली कक्षा से छठी तक प्राथमिक स्तर के लिए, और परिचय तथा प्रवेशिका और परिचय दोनों के लिए माध्यमिक पुस्तकें हम ही प्रकाशित करते हैं। हम ही लिखते हैं, हम ही प्रकाशित करते हैं। और ऐसे रही बात अन्य प्रकाशनों की, तो हम पंकज पत्रिका, एक त्रैमासिक हमारी पत्रिका है, उसको हम प्रकाशित करते हैं। फिर हमारा गष्टी पत्र है वो हिंदी भवन संदेश, वो है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि पंकज पत्रिका प्रकाशन के रूप में है, तो अभी हमारे हाथ में पंकज पत्रिका जो त्रैमासिक पत्रिका है, और ख़ास तौर पे बहन जी आपको बता दें कि इस पत्रिका के लिए हम आए क्योंकि जैसे ही हमने एक पत्रिका को हाथ में लिया और पढ़ा इसके बारे में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लेख है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो मौलिक है और ख़ास तौर पे मॉरिशसीय है। हम इस पत्रिका के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप हमें इतिहास में ले चलिए। जी, इतिहास के बारे में हम सभा के इतिहास में बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा कार्यक्रम। हम प्रकाशन ही के बारे में, पत्रिका ही के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, पंकज पत्रिका यह हमारी पहली पत्रिका नहीं है। इससे पहले 1935 से 1938 तक हमारे पूर्वजों ने साहित्यिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था दुर्गा। दुर्गा में भी कैसे हम बोलेंगे, साहित्यिक सारी विधाओं को दर्शाया गया था, और वो उसकी कैसे बोलेंगे खासियत है, स्पेशलिटी उसकी। वो पत्रिका जो थी वो हस्तलिखित थी। उस समय तो मुद्रण की सुविधा नहीं थी, इसलिए हस्तलिखित पत्रिका आज भी वह अभी मौजूद है हमारे पुस्तकालय में, और अभी उसको 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय तथा हिंदी प्रचार सभा के सहयोग से। अभी आपके सामने ये रखा हुआ है, और इसका उद्देश्य था उस समय अपने संदेश को पहुंचाना, क्योंकि संदेश तो पहुंचाना है, मनुष्य है हम, एक दूसरे को बात तो अपनी तो पहुंचानी पड़ती है, कम्युनिकेशन उतना नहीं था। तो ऐसा होता था, दुर्गा पत्रिका वो जो जितने सदस्य थे इस मंडली में, वे लोग अपने पास लिखित दुर्गा पत्रिका को अपने पास 2 सप्ताह के लिए ले जाते थे, फिर वापस लौटा। इसी प्रकार से वे लोग बारी बारी से पढ़ते थे इस पत्रिका को। फिर ये रुकी 1938 में, फिर वो कैसे बोले हिंदी भवन संदेश, वो गष्टी पत्र निकलने लगा, और उनका ये कैसे बोलते हैं, हमारे पूर्वजों का ये विचार था कि एक दिन गष्टी पत्रों को एक पत्रिका का रूप दिया जाए, और वही गष्टी पत्र के रूप में पहला हमारी पंकज पत्रिका पहला अंक निकला 1994 में। एक विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसी अवसर पर वो पहला हमारा अंक निकला था 1994 में। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे बहन जी ने एक बहुत ही विशेष बात उठाई है कि पंकज पत्रिका से पहले जब दुर्गा पत्रिका हस्तलिखित चलती थी उस पहले, तो लेखक लोग अपने हाथों से लिखते थे और यहाँ पे रखते थे, और जो लोग पढ़ना चाहते तो घर लेकर जाते थे, पढ़ते थे और फिर वापस लेकर आते थे। देखिए, इस प्रक्रिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक तो वे लोग
पत्रिका में रुचि डालते थे, पत्रिका की लेखक के विचारों में लेखक क्या कहना चाहते थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, ये एक बात। दूसरी बात, जब पत्रिका को घर ले जाते थे तो हिंदी को घर ले आते थे। जब हिंदी को घर ले आते थे, न सिर्फ वह, उनका परिवार, उनके बच्चे भी इस पत्रिका को पढ़ते थे। जैसे बहन जी ने बताया कि भाषा गई तो संस्कृति गई, भाषा आई तो संस्कृति भी आई। बिल्कुल। पत्रिका घर में आई, भारतीय संस्कृति, हिंदी संस्कृति घर में आई और घर में जीवित रही। एक प्रश्न यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, आप लोग इस पर मनन जरूर कीजिएगा। क्या हमारे घर में आज पत्रिका आती है? आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो आगे चलते हैं बहन जी। हाँ जी, हम एक बात जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। हमको सोचना होगा कि 1935 में जब उन लोगों ने यह दुर्गा पत्रिका की रचना की, हस्तलिखित भी, और वे लोग लिखते थे छदम नाम से, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें होती थी। छदम नाम मतलब? तो जैसे कोई ज्वालामुखी के बारे में कोई नाम, अपना नाम न लिख करके ज्वालामुखी लिखता था, कोई व्यास लिख रहा था, कोई साकेत लिखता था, इस प्रकार से। इसके पीछे कारण क्या है? तो लेख कभी कभी, मैं क्या बोलूँ, दुर्गा पत्रिका में लेख थे, कभी कभी वो उन लेखों को पढ़कर लोग विरोध भी कर सकते थे, क्योंकि कैसे बोलते हैं, खारी खोटी भी उसमें। अंग्रेजों का ज़माना था। ये तो 1935 और 1938 की बात है ना, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो उस पत्रिका की विशेषता यह थी, नारी उत्थान के लिए वे लोग काम कर रहे थे, और हमारे नवयुवक जो थे, हिंदू नवयुवक, उनको अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित करना था, क्योंकि उस समय विसंस्कृतिकरण चल रहा था, धर्मांतरण चल रहा था, हमारे नवयुवक ठगे जाते थे। तो इसलिए हमारे पूर्वजों को लगा कि हमारी संस्कृति जो है वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन लोगों ने इसको माध्यम बनाया, इसको साधन बनाया, इस पत्रिका को, दुर्गा पत्रिका को। उसमें लेख लिखना, लोग लेकर पढ़ेंगे, बाकी में जो लोग, जिसको पढ़ना नहीं आता है, वो समझाएंगे अन्य अपने बच्चों को, अपने लोगों की क्या स्थिति कैसी है मॉरिशस में, उसको कैसे सुधारना है। अधिकतर ऐसे ही लेख है दुर्गा पत्रिका में। बहन जी, यहाँ पे दो बातें बहुत ही खास उठाई है। एक तो है धर्मांतरण, दूसरा है विसंस्कृतिकरण। धर्मांतरण मतलब अपने धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाना, और विसंस्कृतिकरण मतलब अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे संस्कृति में जाना। अगर यह समस्या आप आज दिखाई दे रहे हैं तो संस्कृति की कमी है, पत्रिकाओं की कमी है। बहन जी, यहाँ पे एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, कोई भी पत्रिका के प्रकाशन के पीछे उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कैसे बोलेंगे, यही जानकारी देना ना। साहित्यिक पत्रिका है, तो जो बीत रहा है समाज में उसके बारे में लोगों को बताना, संदेश तो यही होता है ना। जब प्रकाशन पंकज निकलता है बहन जी, तो कहाँ कहाँ तक आप लोग पहुँचाते हैं? जी देखिए, इसको हम हिंदी संस्थाओं में बांटते हैं और कॉलेजों में भी भेजते हैं, स्कूलों में भी भेजते हैं, और हमारे विद्यार्थीगण जो हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं हमारे, 250 हिंदी स्कूल्स हैं, तो वहीं हम भेजते हैं। अब एक बात और नहीं बताऊँ आपको, क्योंकि अब हमारी पत्रिका ऑनलाइन जा रही है। हमने अपना अभी 12 मार्च को अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, तो सारी जो हमारे ये प्रकाशन है वे ऑनलाइन जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो जैसे कि बहन जी ने कहा कि पंकज पत्रिका न सिर्फ हाथ में होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ में है, बल्कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के जरिए भी आप पंकज पत्रिका को पढ़ सकते हैं PDF के रूप में। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप उसको ले सकते हैं, प्राप्त हो जाएगा, और हिंदी भाषा आपके घर में आएगी, हिंदी संस्कृति आपके घर में आएंगी पत्रिकाओं के जरिए। तो चलिए, समय निकाल करके थोड़े से हम पंकज पत्रिका की गहराई में चलते हैं, और यहाँ के पूर्व प्रधान गुरुजी बुद्धू से हमारी मुलाकात होगी, उनसे और जानकारी प्राप्त करेंगे पंकज पत्रिका के बारे में। तो बहन जी, इस भेंट के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा, सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद आपको।
मॉरिशस के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय में आए हुए हैं हिंदी प्रचारणी सभा, जहाँ पे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। हिंदी की परीक्षा चलती है उत्तमा तृतीय खंड तक और उसका इक्विवेलेंस होता है डिप्लोमा लेवल तक। तो आप भी रुचि दिखाना चाहते हैं, बच्चों को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ज़रूर हिंदी को आप लोगों से पढ़वाइए, भेजिए बैठका में हिंदी पाठशाला में। अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी प्रकाशित जो पंकज पत्रिका है उसके बारे में। त्रैमासिक पत्रिका हमारे साथ है हिंदी प्रचारणी सभा के पूर्व प्रधान गुरुजी यान्तुदेव बुद्धू। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग आपसे बात करते हुए। तो थोड़ा सा हम हिंदी प्रचारणी सभा के प्रकाशन के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए कौन कौन से प्रकाशन निकलते हैं। जी देखिए, प्रकाशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि सभा जितनी पुरानी है और उसके प्रकाशन भी काफ़ी समय से हो रहा है। शुरू में काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और बाद में धीरे धीरे चलते हुए पंकज पत्रिका निकलने लगी। इसके साथ साथ हिंदी भवन संदेश भी, न्यूज़लेटर भी निकली और फिर प्राथमिक कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें भी निकली हैं जो बैठकाओं में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ प्रवेशिका और परिचय के लिए भी प्रकाशन है। और फिर इसके साथ सामयिक प्रकाशन भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक अच्छी पत्रिका निकलती है, पंकज नाम की पत्रिका, त्रैमासिक, और ये है प्रथम अंक जो 1994 में शुरू हुई। इसका प्रकाशन शुरू हुआ और इसकी शुरुआत स्वर्गीय श्री अजामिल माता बदल ने किया। उसके बाद संपादक के रूप में मैं 2013 से अब तक मैं संपादन करता रहा और कुछ समय के लिए त्रैमासिक न होकर सामयिक भी हो गई। और इसमें छात्र भी और अध्यापक भी रुचि दिखाते हैं। काफ़ी सामग्री है इसमें और अनेक तरह के लेख होते हैं। जैसे कुछ संस्मरण लोग लिखते हैं, कहानी, कविता, गज़ल, बच्चों का कोना भी होता है और फिर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ लेख होते हैं जिससे लोगों को लाभ हो। और ये पत्रिका ऑनलाइन भी है, छात्र इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर समय समय पर विशेषांक भी निकाला जाता है। जैसे कि ये देखिए, जब यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो ये एक विशेषांक निकाला गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन विशेषांक, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन विशेषांक। और काफ़ी समय तक विशेषांक निकलता रहा। ये देखिए, सभा के पूर्व कर्मठ सदस्य विशेषांक, ये भी इसमें भी अच्छी सामग्री है। ये भगत जी का चित्र, उनका लेख, ये जो सेवक रहे सभा के नेम नारायण गुप्त, और काफ़ी लोग हैं, ये जय नारायण रॉय, और जय नारायण रॉय विशेषांक में निकला है। कई और विशेषांक, जैसे हीरक महोत्सव के अवसर पर भी ये 1995 में हीरक महोत्सव मनाया गया था यहाँ पर। हीरक महोत्सव मतलब सभा के इतने साल हुए थे। अच्छा। 1935 से 95 तक। तो और उस समय जब हीरक महोत्सव मनाया गया तो मुख्य अतिथि के रूप में एक बहुत बड़े विद्वान भारत से आए थे जिनका नाम था प्रोफेसर राम प्रकाश। तो वे मुख्य अतिथि बने थे और हीरक महोत्सव के अवसर पर ये विशेषांक निकाला गया था। तो काफ़ी सामग्री है जो छात्र को लाभ हो सकता है। परीक्षाओं के लिए भी इसमें सामग्री होती है।
जो लोग परीक्षा में भाग लेते हैं उनके लिए भी कुछ लेख होते हैं जिनसे उनका फ़ायदा हो। गुरुजी, ये सब प्रकाशन जो आप इसके बारे में आप बता रहे हैं, कहाँ कहाँ तक आप लोग भेजते हैं, कौन कौन लोग पढ़ते हैं? वैसे खास करके प्रकाशन जो होता है ये तो सभा के लिए गर्व की बात होती है। सभा का एक प्रकाशन है और इससे पता चलता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशन बहुत ज़रूरी है। इससे छात्रों को लाभ तो होता ही है, साथ में हम संस्थाओं में भेजते हैं ये पत्रिकाएं, संस्थाओं में भेजते हैं, इससे शिक्षकों को और छात्रों को प्राप्त होता है। तो ऐसा है, पूरे मॉरिशस में ये पत्रिकाएं पहुंचती हैं। गुरुजी, एक सीधा प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। आज के इस ज़माने को देखकर 2025 में हम जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल में मिलता है। आजकल के ज़माने में मोबाइल ने घड़ी की जगह ले ली, तो इसी ज़माने में प्रकाशन का महत्व, पत्रिका का महत्व अभी तक है? ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न किया आपने। ये सचमुच है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि वे मोबाइल पर सब कुछ प्राप्त करें, सब कुछ देखें। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो पत्रिका है ये ऑनलाइन भी है, तो लोग मोबाइल पर भी देख लेते हैं। लेकिन पुस्तकें लेकर पढ़ना आज के समय में थोड़ा कठिन है। देखिए, ये पुस्तकालय हैं, यहाँ छात्र पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम छात्र पुस्तकें लेकर घर जाते हैं और पढ़कर वापस करते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही कड़वी बात यह है कि बहुत कम लोग पुस्तकें लेते हैं, कम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं और हम बताते हैं कि भले ही मोबाइल पर, लेकिन ऑनलाइन कम से कम हिंदी के कुछ शब्द, कुछ वाक्य, लघु कथा आदि पढ़ सकते हैं। गुरुजी, प्रकाशन के बारे में आपने कहा, बहुत अच्छा। पंकज पत्रिका जैसे आपने बताया 94 से लेकर अभी तक ये त्रैमासिक पत्रिका चलती है। तो एक बात बताइए, हिंदी प्रकाशन में लोग रुचि डालते हैं? परिस्थिति हम जानते हैं पहले की तरह नहीं है, लेकिन अभी परिस्थिति कैसी है और लोग किस तरह से इसको अपना रहे हैं? देखिए, ये सच बात है कि प्रकाशन की परिस्थिति जो है अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रकाशन हो रहे हैं। एक समय था जब मॉरिशस में हिंदी की पुस्तकें ज़्यादा छपती थी। मतलब जैसे एक देखेंगे, एक साल में अगर मुकाबले में देखेंगे अंग्रेज़ी, फ्रेंच की पुस्तकें, तो हिंदी की पुस्तकें ज़्यादा निकलती थी, ज़्यादा प्रकाशित होती थी। लेकिन आज स्थिति कुछ गंभीर है। प्रकाशन, हिंदी का प्रकाशन खास करके थोड़ा कम हो गया है। दयनीय स्थिति है, खास तौर पे एक भाषा के लिए। एक भाषा में एक पब्लिकेशन निकलता है, प्रकाशन निकलता है, ठीक है, लोग पढ़ते हैं, इसका प्रतिक्रिया मिल रही है ना कि लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, तो प्रकाशन की जगह ये लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। PDF के रूप में किसी भी फॉर्मेट में, व्हाट्सएप में या फिर कोई अपने ईमेल में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ने की जो आदत है वो थोड़े से कम दिखाई देता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। गुरुजी, प्रकाशन तो चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, तो समाधान क्या है? देखिए, ये तो क्या बोलें, ये समय की मांग ऐसी होती है, प्रकाशन कम है और फिर जब छात्र रुचि नहीं दिखाएंगे तो प्रकाशन की कमी होगी। प्रकाशन में लोग रुचि दिखाएंगे तभी तो सब कुछ प्रकाश में आएगा और पुस्तकें छपेंगी। लेकिन क्या बोलें, दुर्भाग्यवश, लेकिन फिर भी हिंदी प्रचार सभा की ओर से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तो हो रहा है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो। प्रकाशन के साथ साथ भी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, यह भी एक माध्यम है प्रचार का। तो भरसक यह कोशिश करते हैं कि कम से कम छात्रों के पास सामग्री पहुँचे और छात्र भाग लें।
परीक्षा में भाग लें और फिर प्रतियोगिता में भाग लें। जब भाग लेते हैं तो कम से कम उनकी ओर से कुछ कोशिशें रहती हैं। वैसे पंकज पत्रिका में भी हम छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपना लेख भेजें ताकि हम प्रकाशित कर सकें। एक दो मिलते हैं? हाँ, ज़रूर। कुछ छात्र भेजते हैं और जब उनका लेख प्रकाशित होता है तो यह देखकर उनको खुशी होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और फिर वे लिखने की ओर और बढ़ते हैं।